हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास से क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 5 स्टार्ट कर दी थी और दोस्तों इसका हम पहला लेक्चर देख भी चुके थे और जिसमें दोस्तों हमने ये देखा था कि गैसीय अवस्था क्या होती है, गैसीय अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, संपीड़ितता, गैसें से संबंधित छोटी छोटी चीजों जो आपको जानना चाहिए वो हर एक चीज को हमने जाना था। और हम पढ़ रहे थे गैसों के मापने योग्य गुण, गैसों के मापने योग्य गुण पढ़ रहे थे, है ना। जिसमें दोस्तों हमने द्रव्यमान, है ना, गैसों का द्रव्यमान हम कैसे मापते हैं, आयतन, गैसों का आयतन हम कैसे मापते हैं, दाब, वायुमंडलीय दाब, है ना, ये क्या चीजें होती हैं, इन सब चीजों को हमने एक एक करके समझ लिया था, है ना। तो यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस यूनिट में ताप पढ़ेंगे, टेम्परेचर, है ना। ताप के कितने पैमाने होते हैं उन सबको पढ़ेंगे, है ना। सेल्सियस पैमाना क्या होता है, केल्विन क्या होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होता है। ठीक है, यदि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या करें, है ना। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में बदलना है तो क्या करें, है ना। मानक दाब क्या होते हैं, मानक दाब पर गैसों का आयतन क्या होता है, ये सब चीजें हम छोटी छोटी, है ना, पढ़ेंगे और इनसे संबंधित हम न्यूमेरिकल को करेंगे, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो आप बहुत मस्त होने वाली है आपके लिए, है ना। तो आप इसको पूरा देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि ताप हम बोलते हैं ताप क्या है ना। हम बोलते हैं इतना डिग्री सेल्सियस ताप, इतना डिग्री सेल्सियस ताप, ये आखिर में ताप होता क्या है उस चीज को समझें, है ना। तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर है तो इसको हम व्यक्त किससे करते हैं, कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। ताप को हम किससे व्यक्त करते हैं, टी से, है ना। और एक्चुअली में हम बात करें तो टी से भी नहीं, इसको अलग अलग पैमानों पर अलग अलग चीजों से या अलग अलग संकेतों से व्यक्त किया जाता है, उसको हम समझेंगे, है ना। तो दोस्तों ताप क्या होता है, तो दोस्तों किसी पदार्थ की जो गर्माहट होती है, किसी पदार्थ में जो गर्माहट होती है उस गर्माहट को ही हम बोलते हैं ताप। किसी में कम गर्माहट होती है तो उसका ताप कम होता है, किसी में ज्यादा गर्माहट होती है तो उसका जो ताप है ना वो ज्यादा होता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, किसी किसी पदार्थ की उष्णता। अब ये उष्णता क्या है, तो उष्णता कुछ नहीं दोस्तों, गर्माहट है। क्या है, गर्माहट, है ना, गर्माहट, है ना। तो किसी पदार्थ की उष्णता जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्माहट, है ना। तो जो उष्णता या गर्माहट होती है ना, गर्माहट को ताप कहते हैं, ताप कहते हैं। तो आप इस चीज को याद रखना, किसी जो पदार्थ की जो उष्णता या गर्माहट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं, ये कोई अलग चीज नहीं है ना। अब दोस्तों किसी जो पदार्थ का जो ताप है ना, या फिर हम ऐसा कहें कि ताप को मापने के लिए विभिन्न पैमानों का यूज किया जाता है। हमने देखा डिग्री सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है ना, फ़ारेनहाइट भी होता है, ये चीजें होती हैं, है ना। तो ताप को मापने के लिए मापने के लिए विभिन्न पैमानों का उपयोग किया जाता है, अब विभिन्न पैमानों में कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों एक आता है हमारा सेल्सियस पैमाना। कौन सा, सेल्सियस पैमाना। और सेल्सियस पैमाने को दोस्तों हम इससे व्यक्त करते हैं, ये डिग्री और ये सी, है ना, डिग्री और ये सी, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस पैमाने को हम किससे व्यक्त करते हैं, डिग्री से और सी से, है ना। तो ये ताप को मापने का पैमाना है सेल्सियस पैमाना, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल देते हैं डिग्री सेल्सियस, है ना। ये पहला पैमाना है डिग्री सेल्सियस पैमाना, है ना। दोस्तों दूसरा पैमाना होता है केल्विन पैमाना, है ना, केल्विन पैमाना।
दोस्तों जो केल्विन पैमाना होता है, इस केल्विन पैमाने को हम के से व्यक्त करते हैं, कैपिटल के से। ये केल्विन पैमाना है जिसे हम के से व्यक्त करते हैं। इतना आप समझ गए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पैमाना है वो है हमारा फ़ारेनहाइट, है ना। फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। और जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है दोस्तों, इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है ना। तो किसी पदार्थ की उष्णता या जो गर्माहट होती है उसको ताप कहते हैं, है ना। और ताप को मापने के लिए विभिन्न पैमानों का यूज किया जाता है। जैसे डिग्री सेल्सियस में ताप को हम सी से व्यक्त करते हैं, केल्विन में हम ताप को के से व्यक्त करते हैं, और फ़ारेनहाइट में हम ताप को एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं। तो दोस्तों इन चीजों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है ना। आपको दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, जो डिग्री सेल्सियस में हमारा जो मानव शरीर होता है, जैसे हम हैं, आप हो, हमारा जो मानव शरीर होता है, इस मानव शरीर का ताप, सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मानव शरीर का ताप। यदि इतने से ज्यादा ताप है तो समझ लो आप बीमार हो या फिर आपको कोई परेशानी है। सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि अधिक है तो आप बीमार हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है ना। नेक्स्ट है केल्विन पैमाना। तो दोस्तों जो केल्विन पैमाना है, इस केल्विन पैमाने पर जो मानव शरीर है उसका ताप 310 केल्विन होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो मतलब आप बीमार हो। और दोस्तों जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, इस फ़ारेनहाइट पैमाने पे जो मानव शरीर है इसका ताप 98.6 होना चाहिए। 98.6 होना चाहिए। ये हमारा सामान्य ताप है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में 98.6 होना चाहिए, केल्विन में 310 होना चाहिए, और डिग्री सेल्सियस में 37 होना चाहिए। इससे कम ज्यादा होगा तो आपको प्रॉब्लम, कम होगा तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा है तो आप बीमार हैं या फिर कोई आपको प्रॉब्लम जरूर है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं। अब दोस्तों यदि हम डिग्री सेल्सियस पैमाने की बात करें तो दोस्तों डिग्री सेल्सियस पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिसको 100 बराबर भागों में बांटा है ना। इसको जैसे मान के चलो ये कोई पैमाना है ना, ये डिग्री सेल्सियस पैमाना है। तो इस पैमाने को 100 बराबर छोटे छोटे 100 भागों में बांटा गया है ना। अब यहाँ पर ये आपको कम संख्या दिख रही होगी, लेकिन टोटल संख्या इनके मध्य की कितनी होती है? 100 होती है। इस पैमाने पर दोस्तों जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है दोस्तों, वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो दोस्तों आप हमें ये बता दो, हिमांक, क्वथनांक, गलनांक ये होते क्या है? ये होते क्या है? तो आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं हिमांक में बताता हूं कि हिमांक का मतलब क्या होता है ना। हिमांक तो आप समझ लीजिएगा, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों हिमांक क्या होता है ना। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक, है ना। इसके बाद ये गलनांक क्या होता है? गलनांक क्या होता है ना। ये सब चीजों को मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हिमांक, क्वथनांक और गलनांक ये कुछ नहीं, ये ताप है। क्या है? ताप है। तीनों क्या होते हैं? ताप होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, हिमांक, क्वथनांक, गलनांक तीनों ताप होते हैं। अब बात ये आती है कि ये कौन से ताप होते हैं। तो दोस्तों जो हिमांक होता है एक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहा मैंने? हिमांक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अपनी कॉपी में इसको एडजस्ट कर लेना। क्लियर है कहानी, है ना। तो जिस ताप पर कोई भी द्रव, जरूरी नहीं है कि जल ही हो, है ना, दूध हो या फिर कोई अन्य पदार्थ हो, यदि कोई द्रव जिस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उस ताप को हम क्या बोलेंगे? हिमांक। जैसे आपको पता है दोस्तों जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
क्योंकि जल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है कहानी? अब इसी प्रकार दोस्तों जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक भी ताप होता है, और क्वथनांक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोला मैंने? वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को हम बोलते हैं क्वथनांक। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है दोस्तों जो जल होता है, जल को हम यदि गैस पे गर्म करने रख देते हैं तो ये जो जल होता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप जैसे होता है तो ये जो जल है ना वो उबलने लगता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है ना? तो द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना या गैस में परिवर्तित होना, वाष्प में या फिर गैस में परिवर्तित होना, वाष्प में या फिर गैस में परिवर्तित होना ही उसका क्वथनांक कहलाता है। और जितने ताप पर कोई द्रव वाष्प या गैस में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक बोलते हैं। तो दोस्तों जो जल होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब दोस्तों गलनांक की बात करें तो गलनांक भी ताप है, और गलनांक एक ऐसा ताप है जिस ताप पर कोई ठोस किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कोई द्रव जिस ताप पर गलने लगेगा उस ताप को हम बोलेंगे गलनांक। जैसे दोस्तों यदि जो जल होता है, जल बर्फ अवस्था में परिवर्तित होता है, बर्फ अवस्था में यदि जल होता है तो यदि उस बर्फ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना? तो यदि 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा इस बर्फ का ताप तो जो बर्फ होगा वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा, है ना? तो ध्यान रखना कि दोस्तों जो गलनांक होता है एक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, और जो जल होता है, जल का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लियर है कहानी? ठीक है। तो ये हिमांक, क्वथनांक और ये गलनांक रहे जो आपको समझ में आ गए होंगे। अपनी कॉपी में इसको कहीं एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बार बार कोई नहीं बताएगा इन चीजों को, है ना? मैंने आपको समझा दिया, इसको मैं अब हटा रहा हूं। ठीक है। अब दोस्तों मैं डिग्री सेल्सियस पैमाने की बात कर रहा हूं। दोस्तों जो डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है एक ऐसा पैमाना होता है जिसको 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है इस प्रकार से। आपको ये 100 बराबर भाग नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये आप यदि अपनी कॉपी पे बनाना तो 100 बराबर भाग बनाना। ये 100 बराबर भाग होते हैं, इसमें छोटे छोटे 100 भाग होते हैं। ठीक है। इस पैमाने पर मतलब डिग्री सेल्सियस का जो पैमाना होता है, इस पैमाने पर जो जल का हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो जल होता है, जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा आपको कॉपी में लिखना है। क्या लिखना है? इस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। इस पैमाने पर जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस एवं जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा आपको कॉपी में इसकी अपनी कॉपी में लिखना है। क्लियर है? अब हम केल्विन पैमाने की बात करें तो केल्विन पैमाने को दोस्तों 273 बराबर भागों में बांटा गया है। कितना? 273 बराबर भागों में बांटा गया है। ओके। अगर दोस्तों इस पैमाने की बात करें तो इस पैमाने पर जो जल का हिमांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है ना? अगर रियली बात करें तो 273.15 होता है, लेकिन 1.5 को हम छोड़ दें यदि तो हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं? 273 केल्विन। आपको डायरेक्ट पता है कि 273 बोलते हैं, 1.5 को बोलते ही नहीं है। रियली वैल्यू अगर वास्तविकता की बात करें तो रियली वैल्यू ये है, लेकिन ये 273 बोलते हैं, तो इससे भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस पैमाने पर जो जल का हिमांक होता है दोस्तों वो 273 केल्विन होता है, और इस पैमाने पर जो जल का हिमांक होता है, हिमांक कितना होता है? 273.15 केल्विन या 273 केल्विन। और इस पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है दोस्तों वो होता है
373.15 केल्विन, या फिर डायरेक्ट बोल दो तो 373 केल्विन ये जल का हिमांक होता है इस पे, सॉरी क्वथनांक होता है इस पैमाने पे। ये हिमांक और ये इसका क्वथनांक। ओके, आगे बात करें तो दोस्तों आगे हमारा फ़ारेनहाइट पैमाना है। इस पैमाने की बात करें दोस्तों तो इस पैमाने को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। देखो इसको कितने भागों में, 100 भागों में, इसको 273 भागों में और इसको 180। इसमें 180 बराबर भागों में बांटा गया है। जो छोटे छोटे भाग हैं वो 180 हैं इसके अंदर, ठीक है। इस पैमाने पर जो जल का हिमांक होता है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट। इस पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट। यदि बात करें दोस्तों फ़ारेनहाइट की, तो यदि कोई बोल दे आपसे कि जल का फ़ारेनहाइट में हिमांक कितना होता है, तो आपका आंसर रहेगा 32 फ़ारेनहाइट। और इस पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है दोस्तों वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है दोस्तों, 212 फ़ारेनहाइट होता है जल का क्वथनांक। तो ये फ़ारेनहाइट में हिमांक और ये फ़ारेनहाइट में क्वथनांक, इस चीज को आप याद रखना। तो दोस्तों ये चीज आपको लिखनी है, जैसे मैंने आपको बोला है वैसे ही आपको लिखना है ना। जैसे मैंने इसमें बोला था, इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। इस पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है और जल का क्वथनांक कितना होता है, इसी को ऐसे ही लिखना है। इसको 273 बराबर भागों में बांटा गया है। इस पैमाने पर हिमांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, ऐसे ही आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अपनी कॉपी में। ओके, अब दोस्तों डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है, केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, तो ये चीजें हम समझेंगे। मतलब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके समझने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये कुछ टेम्परेचर ताप के पैमाने की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें दोस्तों हमारा ये है कि 0 केल्विन जो होता है, इस 0 केल्विन को हम -273 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। यदि किसी ने बोला कि 0 केल्विन बराबर क्या, तो 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यदि आपसे बोल दिया किसी ने 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। समझ में आपको आ रहा है, 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस। इसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहां से आपकी एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि परम ताप क्या है। परम ताप क्या है, परम ताप क्या है, तो दोस्तों जो 0 केल्विन ताप होता है, क्या होता है, जो 0 केल्विन ताप होता है, इस 0 केल्विन ताप को ही हम बोलते हैं परम ताप। तो ध्यान रखना है, परम ताप क्या है, 0 केल्विन ताप को ही हम परम ताप बोलते हैं। और 0 केल्विन ताप की वैल्यू कितनी होती है, -273 डिग्री सेल्सियस। एक चीज और याद रखना है दोस्तों, जो परम ताप होता है, इस परम ताप का जो मात्रक होता है वो हमेशा केल्विन होता है। परम ताप को हम केल्विन में ही नापते हैं, एक चीज याद रखना। तो परम ताप क्या है, 0 केल्विन ताप परम ताप कहलाता है। इसको हम केल्विन में मापते हैं और 0 केल्विन की वैल्यू कितनी होती है, -273 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है कहानी, ओके। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये है केल्विन व सेल्सियस पैमाने में संबंध। जो केल्विन के होता है और सेल्सियस सी होता है, डिग्री सेल्सियस सी होता है, उसमें क्या संबंध होता है। तो दोस्तों केल्विन और सेल्सियस में ये संबंध होता है K बराबर C प्लस 273, है ना। K बराबर C प्लस 273, मतलब इसका ये है दोस्तों, यदि आपको कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी है, आप इसका मतलब बता रहा हूं, यदि आपको कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी है, उसको आपको केल्विन में बदलना है, तो उस डिग्री सेल्सियस में आपको 273 जोड़ देना है, तो वो वैल्यू केल्विन में परिवर्तित हो जाएगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए।
25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो आपका काम क्या है, देखो डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है। किस में बदलना है, केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस में हमें क्या जोड़ना है, 273, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको केल्विन में बदलना है ना, तो इसमें आप 273 को जोड़ दीजिए। अब 273 को जोड़ देंगे तो 5 3 8, 7 और 2 9 और ये 2, तो 298 केल्विन हो जाएगा। आपको डिग्री सेल्सियस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको उसको केल्विन में बदलना है, तो बस आप क्या कीजिए, डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ देना, तो वो वैल्यू केल्विन में बदल जाएगी, है ना। जैसे आपको चलो इसको मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे आपको बोल देता कि 32 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलिए, तो 32 डिग्री सेल्सियस में आप 273 को जोड़ देना। आपसे बोल देता 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो आप इसमें 273 जोड़ देते, जोड़ के जो आता वो केल्विन होता। तो बस इतना ही है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ देना। अब आगे आता है, यदि दोस्तों आपको केल्विन में कोई वैल्यू दी है, किसमें दी है, केल्विन में कोई वैल्यू दी है, उस केल्विन की वैल्यू को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो आपका काम क्या है, केल्विन में से 273 को घटा देना। केल्विन में से 273 को, जो आपको वैल्यू दी है उसमें से 273 को घटा देना, तो वो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगी। एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे आपसे बोल दिया गया है दोस्तों कि आप 310 केल्विन है, क्या है, 310 केल्विन है, इस 310 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में बदलो। तो हमें पता है दोस्तों, यदि केल्विन में कोई वैल्यू दी होती है उसको हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो उसमें से हम क्या घटाते हैं, 273 को घटाते हैं। तो इस केल्विन में से हम कितना, 273 को हम घटा देंगे, तो वो वैल्यू हमारी किस में पहुंच जाएगी, डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगी। जैसे इसमें से घटाते हैं, है ना, तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, है ना। इसमें से ले लो, 11 में से 7 चले जाएंगे नो इधर तो क्या बचा, 0 बचा, है ना, इधर 0 बचा क्योंकि एक इसको दे दिया, तो 10 में से 7 जाएंगे, 3 उधर 0, तो 37 डिग्री सेल्सियस आ गया, है ना। तो ध्यान रखना, ये क्या आ गया, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको कोई वैल्यू केल्विन में दी है उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो उस केल्विन में से 273 को आपको घटा देना, ठीक है। जैसे आपको कोई वैल्यू दी है 400 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो इसमें से आपको 273 को घटा देना है, तो आपकी किस में बदल जाएगी, वो डिग्री सेल्सियस में। कोई वैल्यू आपको 500 दी है, 500 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, इसमें से 273 को आप घटा देना, वो डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये माइनस करके या जोड़ करके केल्विन या डिग्री सेल्सियस में हम बदल सकते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है। कि मुझे लगता है कि दोस्तों अब ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस में संबंध को देखते हैं। तो दोस्तों जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें ये संबंध होता है, डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 F-32। इसमें दोस्तों यदि आपको कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में दी है उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम उसको डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। और यदि आपको कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम उसको फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन आपका ये है कि -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, या फिर हमने इतना बोल दिया, इतना सिर्फ आपसे बोला है दोस्तों कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, 40 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदलिए, ये हमने बोला है। तो दोस्तों डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बदलना है ना, तो ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला हम संबंध देखेंगे, हमें पता है संबंध ये है। तो जो 40 डिग्री सेल्सियस वैल्यू दी है, इस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है ना, तो डिग्री सेल्सियस की जगह हम क्या रख देंगे, देखो हमसे क्या बोला है, 40 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो ये दोस्तों जो वैल्यू है वो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है ना, तो डिग्री सेल्सियस की जगह रख दो, आप रखेंगे तो ये 40, ये क्या है 5/9, और इधर क्या है F-32, तो F-32, एनी प्रॉब्लम, 5 8 40, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 9 को इधर ले जाओ तो 9 8 कितना हो गया, 72 हो गया, बराबर F-32, F-32,
है ना, इतना। आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, इस 32 को आप इस तरफ ले जाओ तो 72, ये माइनस से इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 32 बराबर एफ। इसको जोड़ दो तो 4 और 7 3 10, 104। तो दोस्तों जो 40 डिग्री सेल्सियस होता है ये फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 104 फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 104 फ़ारेनहाइट। समझ में आपको आ रहा है? इसी प्रकार दोस्तों आपको कोई भी वैल्यू दी है जो डिग्री सेल्सियस में है, उसको यदि आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो बस कुछ मत कीजिएगा, ये वैल्यू आप इसमें पुट कीजिएगा और आंसर आएगा। अब दोस्तों मैं एक वैल्यू और आपको बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो यदि आपसे बोला गया है दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, -40 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो देखिए आप कैसे बदलते हैं। डिग्री सेल्सियस की जगह हमें कितना रखना है, -40, तो रख दो। तो ये हमने रख दिया -40, ठीक है, बराबर 5/9 है ही, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट f माइनस 32, तो f माइनस ये 32 हो गया, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 8 40, 5 8 40, तो ये कितना आ गया हमारा -8, और इधर हमारा क्या बचा, 1/9, f माइनस 32। इसको इधर ले जाओ तो 72, 9 8 72, ये माइनस का होगा, बराबर f माइनस 32। हमें f का मान निकालना है, इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस का 72 है ना, इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 32 बराबर f। तो 72 में से 32 को घटा दो, कितना बचेगा, 40, मतलब f का मान भी कितना आ गया, -40। देखो हमने डिग्री सेल्सियस में मान कितना रखा था, -40, तो आपका फ़ारेनहाइट में भी मान कितना आ गया, -40। इसका मतलब दोस्तों एक पॉइंट यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट, दिख रहा है इधर, फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं। ठीक है, किस ताप पर, देखो हमने 40 रखा और 40 ही आ गया, तो डिग्री सेल्सियस में 40 रखा तो फ़ारेनहाइट में भी कितना आ गया, 40 आ गया। मतलब दोस्तों किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं, किस ताप पर बराबर आए, -40 पर ना। तो ये आपका जो आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाने बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों अब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, है ना। यदि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है तो यहाँ रखना, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है तो यहाँ रखना, और उसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीजें आप समझ गए हो। अब दोस्तों थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, उनको और हम देख लेते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, है ना, जिसमें यह है दोस्तों कि जो 0 डिग्री सेल्सियस ताप, 0 डिग्री सेल्सियस ताप बा एक वायुमंडलीय या फिर हम ऐसा कहें एक एटीएम जो दाब होता है, इस 0 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब को हम मानक ताप कहते हैं। याद रखना दोस्तों इस बात को, इस 0 डिग्री सेल्सियस ताप व एक एटीएम वायुमंडलीय दाब को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मानक ताप कहते हैं। क्लियर है कहानी। इस मानक ताप को दोस्तों हम एसटीपी या एनटीपी बोलते हैं। तो इन्हें एसटीपी या एनटीपी भी कहते हैं। जो मानक ताप होता है, इस मानक ताप को एसटीपी या एनटीपी भी कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि एसटीपी पर कितना ताप होता है और कितना दाब होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब। कोई पूछ ले एनटीपी पर कितना ताप और कितना दाब होता है, तो आपको बताना है 0 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब। ध्यान रखना। और एक चीज और दोस्तों, जो 0 डिग्री सेल्सियस ताप और एक एटीएम वायुमंडलीय दाब होता है, इस एक एटीएम वायुमंडलीय दाब और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी भी गैस का, अब वो गैस कोई सी भी हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई सी भी गैस हो, किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप या एक एटीएम वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। या फिर आपसे दोस्तों ऐसा पूछ ले
कि एसटीपी या एनटीपी पर किसी गैस का आयतन कितना होता है। तो एसटीपी या एनटीपी पर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ो। एसटीपी और एनटीपी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है, एसटीपी का होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और एनटीपी का होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दोस्तों ये हमने टेम्परेचर से संबंधित सभी चीजों को समझा है, सभी चीजों को एक एक करके बारीकी से मैंने आपको समझाया है जो आपको जानने की जरूरत है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और यदि नए व्यूअर हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।